हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का 3rd नंबर लेक्चर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने कल अप्लाई किया था वो कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता, उसकी लिमिटेशंस क्या है। मेन चीज़ वही है। देखो, 12th लेवल की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला काफ़ी सफिशिएंट है। अगर हम बात करते हैं हाई लेवल की, जहाँ पे नेट, जीआरएफ या आईआईटी जैम के बच्चे या नीट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं। बट हो सकता है कि ये फॉर्मूला 99% या 95% अप्लाई हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है। देखो, सबसे पहली लिमिटेशन ये है इसकी कि जो सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपाउंड होगा, सॉलिड स्टेट में, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल देखा था PCl5 का, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉलिड फॉर्म में ऑटो आयनाइजेशन है, तो यानी ये इसका आयनीकरण होता है इस कंपाउंड का, तो ये दो कंपाउंड बनाते हैं, PCl4 माइनस प्लस और PCl6 माइनस। ये दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम स्टेरिक नंबर के द्वारा यहाँ पे इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास आता है sp3d। बट ये क्या है, गलत है, बिकॉज क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो भी कंपाउंड होगा, ध्यान रखना, ये ऑटो आयनाइजेशन के द्वारा दो प्रकार के कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, जो हम एसिड बेस थ्योरी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। सेकेंड नंबर लिमिटेशंस क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने फाइंड आउट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सेकेंड नंबर लेक्चर जाके देखे, जहाँ पे इसको पूरी डिटेल के अंदर मैंने समझाया है। सेकेंड नंबर लिमिटेशंस क्या है, स्टेरिक नंबर अगर 7 निकलता है तो ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल SbCl6-3। अब देखो, स्टेरिक नंबर निकालते हैं यहाँ पे। Sb एंटीमनी यानी नाइट्रोजन फैमिली का कंपाउंड है, 5 + 6 माइनस है तो +3, तो कितने हो गए यहाँ पे, 6 3 9 5 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 7, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलना चाहिए, sp3d3, जो ये नहीं होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है d3p3। मैं आपको बताऊंगा ये d3p3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया। तो आप लोगों ने अभी तक देखा हम लोगों ने कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 वगैरह ये सब होते हैं, या d कंपाउंड पहले आता तो d हम बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो SbCl6-3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन d3p3 आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बस केवल ये देखो कि जो स्टेरिक नंबर निकालते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, 3rd नंबर लिमिटेशंस क्या आती है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। 3rd नंबर लिमिटेशन ये आती है यहाँ पे कि स्टेरिक नंबर के द्वारा, यहाँ पे देखो KMnO4 मैग्नीज, यहाँ से अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आता है D3S। बट हम लोगों ने ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन देखा ही नहीं। sp3 देखा होगा, बट D3S हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने कभी डिस्कस ही नहीं किया। बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखना कि मैग्नीज जो होता है ये कौन से हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कभी भी स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो ध्यान रखना एक चीज़ कि स्टेरिक नंबर की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। थ्री लिमिटेशन हो गई। 4th लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो कौन से हैं। 4th लिमिटेशन, है एग्जाम्पल के रूप में PCl3, जिसे बोलते हैं फॉस्फेन गैस। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली है तो 5 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 4, कौन सा है, sp3। ये तो हाइब्रिडाइजेशन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो फॉस्फेन होता है एक ड्रैगो कंपाउंड होता है।
ड्रेगोज कंपाउंड होता है, और ड्रेगो कंपाउंड के अंदर कभी भी स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसकी 4 लिमिटेशंस हैं जिसको आप याद कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जितने भी आप कंपाउंड बनाते हो, कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट इसके अलावा, वहाँ पे ये स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हो कि अगर हम स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, याद करो, कि स्टेरिक नंबर की हम लोगों ने वहाँ पे कोई मतलब बात नहीं की थी। स्टेरिक नंबर के द्वारा हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज़ बात की थी कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं या लोन पेयर होते हैं, उसके बेस पे हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। वो देखो, स्टेरिक नंबर अगर हम निकालना चाहें किसी भी चीज़, किसी भी कंपाउंड का, तो वो ये होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं प्लस इसके अंदर लोन पेयर कौन से होते हैं, यही इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। यही कैलकुलेट करते हैं, यही से कैलकुलेट करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कैसे, देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये एक चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि लोन पेयर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकलाइज्ड होता है, एक डीलोकलाइज्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के बारे में सभी कुछ जानते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास कि सपोज करो, क्वेश्चन ये है, SO2 जो है हमारे पास, SO2 जो मॉलिक्यूल है, इसकी जो शेप है वो किस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका, देखो, अगर हम SO2 मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे SO2 मॉलिक्यूल का, तो देखो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या है हमारे पास, कैसे निकला, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन होता है, बाईवेलेंट होता है। बाईवेलेंट का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई चार्ज नहीं, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस पे डिपेंड करेगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इधर, अब मेरे पास SO2 मॉलिक्यूल है, सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही तो लोन पेयर है मेरे पास, ये तो है ना। अब मुझे ये बताओ, ऑप्शन मैंने ये दे दिया, ए ऑप्शन, शेप किस पे डिपेंड करेगी, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर। सेकंड बी ऑप्शन, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, और 1 पाई बॉन्ड। थर्ड नंबर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। देखो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे या इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ये तो होती है। तो हमारे पास अगर sp आता है या sp2 आता है या कुछ भी आता है तो उसकी ज्योमेट्री के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सेकेंड वाले लेक्चर के अंदर। पहले तो ये बताओ मुझे यहाँ पर कि अब इस SO2 जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप किस पे डिपेंड करेगी, कितने, ये लोन पेयर पे डिपेंड करती है या सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है, या कितने 2 सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, या 1 लोन पेयर होता है, या 2 पाई बॉन्ड होते हैं। समझ आया कहानी कुछ। अब देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि IIT के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है।
तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, तो शेप तो क्या होती है, देखो सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए, चलो ठीक है 2 सिग्मा, पाई पाई 2 पाई हो गए, ये तो हो गया, एक लोन पेयर है 1 लोन पेयर। तो हमारे पास मोस्टली ये मान के चलो 85% 95% बच्चों का लगभग यही आंसर होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा। बट आपको एक चीज़ मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था उस चीज़ को देखना। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत कुछ बोला है। मैंने ये बोला था कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही डिसाइड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम सेफ और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया था, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिग्मा बॉन्ड है तो एक 1 वैलेंसी, ये सेकंड वैलेंसी। अगर मैं पाई बॉन्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो उसकी वैलेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, ये बताओ मुझे, नहीं पड़ता ना। तो इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई रीज़न ही नहीं है ना कि ये जो लोन पेयर, ये जो लीनियर शेप बनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें पाई बॉन्ड का कोई पार्टिसिपेट करने का कोई रीज़न ही नहीं है। पाई बॉन्ड अगर नहीं होता फिर भी ये लीनियर ही रहता ना, तो इसका मतलब ये तो हो गया ना कि पाई बॉन्ड यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड वाले सभी के सभी खत्म हो चुके हैं ना, ये पाई बॉन्ड वाले सभी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ द कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं थर्ड नंबर डी ऑप्शन ये बनाता कि 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज की जो है, सॉरी नन ऑफ दीज था यहाँ पे, नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि वह किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप और ज्योमेट्री होती है वो कभी भी पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कभी पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता। अगर पाई बॉन्ड नहीं होता है फिर भी उसकी ज्योमेट्री उससे वैसे ही बनती है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का देखो उठा के, सपोज करो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, देखो S डबल बॉन्ड O H2SO4 है ये हमारे पास, ये है ना। अगर मैं इसका पाई बॉन्ड रिमूव कर देता हूँ और फिर भी इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो ये टेट्राहाइड्रल के समान ही तो है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। अगर ये इस पे पाई बॉन्ड लगा दिया तो क्या इफेक्ट हो गया इसका। तो ध्यान रखना किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो कभी भी पाई बॉन्ड पे डिपेंड ही नहीं करती है, कभी भी पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा ध्यान रखना किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है या ज्योमेट्री होती है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे डिपेंड करती है। वो भी लोन पेयर कौन सा होना चाहिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो आप जाके, समझ आएगा नहीं कुछ। तो देखो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। आज के बाद ये कभी ये मत बोलना, कभी ये गलती मत करना कि अगर हमारे पास कोई शेप या ज्योमेट्री आती है तो वो पाई बॉन्ड को आप पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हो या पाई बॉन्ड को कंसिडर करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है फिर भी हमारी शेप और ज्योमेट्री वैसी ही बनेगी जैसी बनती आई है ना। तो ये इस चीज़ को नोट डाउन करो, बढ़िया क्वेश्चन था। ये डी जो ऑप्शन था वो नन ऑफ दिस था उसकी जगह पर, और रियल आंसर ये था 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ठीक है ना। नोट डाउन करो उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं, देखो आगे। थर्ड नंबर एक चीज़ और यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री एंड शेप की। देखो बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि एक्चुअल सर ज्योमेट्री और शेप है क्या, ये दोनों चीज़ें सिमिलर, तो इसमें क्या डिफरेंस है, अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखो कैसे, अब देखो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेरिक नंबर 2 की। स्टेरिक नंबर 2 है हमारे पास, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो देखो इधर
मैंने ज्योमेट्री में देखो, ज्योमेट्री क्या होती है, मैं सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ। ज्योमेट्री कंसिडर करती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को, चाहे इसमें कितने भी लोन पेयर हो, कितने भी बॉन्ड पेयर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी शेप बने, जो भी ज्योमेट्री बने, वो सब वही वैसी वैसी है। लेकिन शेप किस पे डिपेंड करती है? शेप डिपेंड करती है ओनली बॉन्ड पेयर पर। ये किस पे डिपेंड करती है? ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ये क्या करती है? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, शेप व ज्योमेट्री में दोनों में यही डिफरेंस है। शेप किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। अब देखो स्टेरिक नंबर 2 आएगा, तो इसकी जो शेप, ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, वो लीनियर ही रहने वाली है। अगर एक बात बताओ, ए बी और बी, यहां पे अगर मैं लोन पेयर बना देता हूं तो ये कोई शेप थोड़ी हुई है। अरे ये कोई शेप थोड़ी है। इसका मतलब यहां पे अगर कोई बॉन्ड नहीं बना है तो ये जो मॉलिक्यूल बना है वो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं? सिंपल ही बनते हैं। जहाँ पे लोन पेयर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, वो ज्योमेट्री में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो ध्यान रखना, लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो शेप होती है वो वैसी की वैसी होती है। ठीक है। स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है या 3 आता है तो इसकी जो शेप होती है, मैंने आपको बोला था ए बी और ये भी, इसका नाम मैंने दे चुका हूं ऑलरेडी, ट्रायंगल प्लेनर। ठीक है ना, ट्रायंगल प्लेनर। अब देखो, चाहे इसमें बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो वैसे ही बनाएगा ट्रायंगल प्लेनर। लेकिन अब देखो इधर, अगर इसके अंदर एक लोन पेयर आ जाता है, 1 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं, तो इसकी जो शेप बने वो कैसे बने? वो देखो, ए बी और यहां पे भी ये वी शेप बन गई, या जिसे बोलते हैं बेंट शेप। ठीक है ना। ये ज्योमेट्री और शेप में दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर ज्योमेट्री और शेप क्या है? सिमिलर तो है सब कुछ। अरे सिमिलर नहीं है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर किया जाता है, जबकि शेप के अंदर क्या होता है? ओनली फॉर बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे लोन पेयर को देखा ही नहीं जाता कि लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसमें। अब इससे ज़्यादा कोई लोन पेयर नहीं आ सकता। 3rd नंबर देखो, 4th नंबर, जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। सी, यहाँ पे ए बी ये रहा। ठीक है ना, ये है। अब देखो सबसे पहली बात इसके अंदर, अगर एक लोन पेयर आता है यहाँ पे तो इसकी शेप कैसी बनेगी? एक जब लोन पेयर आएगा तो देखो बी और ये लोन, पिरामिडल प्रकार की, पिरामिडल टाइप की जो ये शेप बनती है इसमें। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है ना। अगर इसमें 2 लोन पेयर आ जाते हैं, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पर देखो, इधर यहीं पे देखो, ए बी, 2 अगर लोन पेयर आ जाते हैं, बनती तो वैसी की वैसी तो है ना। ये 2 लोन पेयर आ गए, 1 2 3 4। अरे उसके वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहते हैं जितने स्टेरिक नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। ठीक है ना। बट बात ये होती है इसके अंदर कि ये जो शेप बनी है वो पिरामिडल बन गई। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो ये बेंट शेप बन गई, जस्ट लाइक H2O। ये क्या है? अमोनिया। अरे अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जब स्टेरिक नंबर 4 आता है।
ठीक है ना। तो देखो 4 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 5 स्टेरिक नंबर आता है तो उसमें डिफरेंट प्रकार की शेप बनती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5 नंबर पे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का। देखो जब स्टेरिक नंबर 5 आता है तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो तो बनेगी टीबीपी प्रकार की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ए, ये बी, ये सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बात ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से इस शेप से ही पूछे जाते हैं। बिकॉज क्यों पूछे जाते हैं इस शेप से? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और कंसेप्ट लगता है, इसके अंदर होते हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यहाँ पे ये जो बॉन्ड ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड आपको शो हो रहे हैं ये होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो अगर हम मेजर कंसेप्ट की बात करते हैं, मेजर की, तो बात ये होती है कि इक्वेटोरियल पे हमेशा वो एटम रहना पसंद करेगा जिसका साइज मेजर होगा या बड़ा होगा, यानी वो बॉन्ड हमेशा क्या आएगा, इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहने के लिए। या मैं सिंपल भाषा में बोलूँ जहाँ पे 12th क्लास के बच्चे समझना चाहते हैं, वो देखो कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ऊपर वाले नीचे वाले, वहाँ पे वही एटम रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को? देखो सपोज करो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। यहाँ पे कोई भी ए कंपाउंड कुछ भी है, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। अब मैंने ये बोल दिया कि दोनों फ्लोरीन को मैं यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। देखो दो वे है उसके, दो रास्ते हैं कि या तो मैं ये बोल देता हूँ कि क्लोरीन का जो साइज बड़ा है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इक्वेटोरियल पे चला गया। सेकेंड नंबर जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, जिसके कारण वो हमेशा कहाँ पे रहता है, एक्सियल पोजीशन पे रहना प्रिफर्ड करता है। तो ध्यान रखना दोनों वे के अंदर इस चीज़ को सफिशिएंट माना, क्योंकि सभी को मोस्टली ये पता होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी ज्योमेट्री जो होती है, स्टेरिक नंबर 5 आता है तो टीबीबी प्रकार की होती है। अब अगर मैं इसके अंदर एक लोन पेयर कर देता हूँ, सपोज बाई चांस अगर मैंने एक लोन पेयर कर दिया, एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर, और बाकी सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर के बगल में देखो 1 लोन पेयर है, तो हमारे पास इसकी शेप कैसी बनती है वो देखो, ए, ये लोन पेयर, बी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि शेप के अंदर कभी भी लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे शेप किस टाइप की दिख रही है, के शेप दिख रही है, के शेप, जिसे बोलते हैं सीसा स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, सीसा स्ट्रक्चर कहा जाता है। समझाए कहानी कुछ? ये है 1 लोन पेयर। अगर बाई चांस 2 लोन पेयर आते हैं, देखो 2 लोन पेयर आ गए, तो हम 2 लोन पेयर कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, वो देखो 2 लोन पेयर। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब स्टेरिक नंबर 5 होता है तब। देखो ए, ये लोन पेयर, दूसरा ये यहाँ पे बॉन्ड, ये किस टाइप की शेप होगी, देखो इस चीज़ को आप खत्म कर दो यहाँ पे, तो किस टाइप की बन गई, टी शेप बन गई है। तो ध्यान रखना जब एक लोन पेयर आता है तो सीसा स्ट्रक्चर बनती है, 2 लोन पेयर आते हैं तो टी शेप बनती है। अगर 3 लोन पेयर अगर आ जाते हैं, 3 लोन पेयर, तो ध्यान से देखो 3 लोन पेयर को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, वो देखो इधर 3 लोन पेयर को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ए लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये बी। ये किस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई, लीनियर।
तो ध्यान रखना, जब स्टेरिक नंबर 5 आता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसी की फाइंड आउट होती है, जहाँ पे 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जो स्टेरिक नंबर होता है उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री एंड शेप में डिफरेंस क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, मैं लेक्चर बना रहा हूँ छोटे छोटे, इसकी वजह से बना रहा हूँ, वरना ये हाइब्रिडाइजेशन का लगभग मान के चलो 1 या 1.5 घंटे का ये पूरा ख़त्म हो जाता। कि अगर मैं 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर बनाता तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मतलब ये देखने लग जाए कि 1-1.5 घंटे कैसे इस चीज़ को देखें हम, है ना। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 थोड़े थोड़े मतलब लेक्चर बना रहा हूँ छोटे छोटे, जहाँ पे हम 20 या 30 मिनट के लेक्चर आते हैं। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल हम लोगों ने शेप्स और इसकी लिमिटेशन देखी थी। कल हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड आउट करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पास जो मतलब चल रहा है अपना टॉपिक, उसके अंदर काफ़ी सारी कंसेप्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।